हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, जो साथी पशु परिचर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों का आपके अपने चैनल 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और वेलकम है। मैं आपको बता देता हूँ, आज का जो अपना पेपर रहने वाला 2019 में हुआ था, इसमें राजस्थान जीके के आपके बहुत टॉप क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 क्वेश्चन। तो उनको अपन क्लियर करेंगे। दूसरा, अब आपके पशु परिचर के फॉर्म्स की जो लास्ट डेट थी वो ख़त्म हो चुकी है। जल्द ही आपके पास आंकड़ा आ जाएगा कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो आपको वो पता चल जाएगा कंपटीशन कितना रहने वाला। वैसे मैं आपको बता दूं तो कंपटीशन वैसे ज़्यादा ही रहेगा इसमें। क्लियर। दूसरा दूसरा अब आप है ना, अब स्टडी स्टार्ट कर दो। भी फॉर्म डेट भी निकल चुकी, फॉर्म भी आपने भर दिया है, तो अब आप डेली रूटीन के साथ 7 से 8 घंटे निकालना शुरू करो। ठीक है, ये पूरा टाइम आपको पढ़ाई में देना, 7 से 8 घंटा। देखो पढ़ना कैसे है, आपको सब्जेक्ट को बांट लेना है। जैसे पार्ट ए की बात कर लेता हूँ, तो पार्ट ए में आपका जो राजस्थान जी के, उसमें आपका भूगोल ज्योग्राफी है, इतिहास हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, इसके अलावा आपका मैथ्स है, इसके अलावा आपका साइंस है, इसके अलावा करंट है। क्लियर। और पार्ट बी जो है उसमें आपका पशुपालन विज्ञान है। अगर 1 घंटा आप राजस्थान भूगोल, 1 घंटा आपका इतिहास, 1 घंटा आपका कला संस्कृति, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा करंट और 1 घंटा पार्ट बी, तो 7 सब्जेक्ट हो गए। और 7 घंटे आप निकाल लो, मैं तो ये कहूँ कितने सब्जेक्ट हो गए, 7 सब्जेक्ट। क्योंकि 7 ही महीने आपके पास है। अगर 7 महीने 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ 102% आपकी जॉब पक्की है। क्लियर। लेकिन देखो, पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहना, घर वालों को दिखाने के लिए मत पढ़ना कि भाई हाँ पापा देख रही, मम्मी देख रही, किताब लेके बैठ गए, बाकी फ़ोन चला रहे हो या फिर पढ़ नहीं रहे हो, बस देख रहे हो। सबसे बड़ी बात, ये धोखा आप अपने घर वालों को नहीं, अपने आप को दे रहे हो। क्योंकि ज़िंदगी फ्यूचर में आपकी है, इसलिए हमेशा ध्यान रखो, आपकी स्टडी के प्रति आपको ईमानदार रहना। भाई कोई कुछ भी सोचे, आपको पता होना चाहिए मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, किसी को दिखाने के लिए आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको अपने सपने पूरे करने के लिए पढ़ना, कि घर के अंदर 2 खुशियाँ आ सके, इसलिए आपको पढ़ना है। माँ बाप को ऐसा लगे कि मेरा बेटा लायक है और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, इसलिए आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही है, और जैसे मैंने बताया उसे फॉलो करना आप, बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेजा जी की स्मृति में आपका मेला आयोजित किया जाता है। क्लियर गाइस, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तेजा जी का मेला कब लगता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को आपका तेजा जी का मेला लगता है। क्लियर। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो कुछ बारे में तेजा जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, पूरे चांसेस एग्ज़ाम में बनेंगे। देखो सबसे पहले तेजा जी के जन्म की मैं बात कर लेता हूँ। तो तेजा जी का जन्म जो हुआ था खरनाल नागौर में हुआ था, खरनाल नागौर के अंदर। क्लियर। दूसरा, विक्रम संवत, इनका जो जन्म हुआ था 1130 विक्रम संवत में हुआ था। ठीक है, इसका आप वो निकाल लेना, ईस्वी मेरे हिसाब से 1073 है ना। और इनका जो विवाह हुआ था वो पैमल दे के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का जो नाम है वो पैमल दे है। क्लियर, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया। इनकी माता का नाम भी एग्जाम में पूछा गया, राजकुंवरी। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ने राजकुंवरी और रामकुंवरी दोनों लिखे थे, आधे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए याद रखना राजकुंवरी ही इनकी माता का नाम है। पिता के नाम की बात कर लूँ तो ताहड़ जी है। ठीक है, ताहड़ जी है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जो बहुत कम देखने को मिलेगा। तेजा जी को किसका अवतार माना जाता है, तो तेजा जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। क्लियर, तेजा जी को किसका अवतार माना जाता है, शिव जी का अवतार माना जाता है। इनके अलावा बहुत सारे फैक्ट की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो इनकी कार्यस्थली जो थी वो बासी दुगारी बूंदी थी भाई, ये याद रखना आपको। देखो इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताता हूँ, बासी दुगारी बूंदी इनकी कार्यस्थली रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये अजमेर के लोकप्रिय देवता है। अजमेर में इन्हें धोलिया वीर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, धोलिया वीर, धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो इनकी घोड़ी का जो नाम था वो लीलन था भाई। इनकी घोड़ी का नाम क्या था, लीलन। और श्रृंगारी भी इसी का ही नाम है। लीलन और श्रृंगारी एक ही नाम है ना, अलग अलग नहीं है। तो आप मत कहना सर श्रृंगारी था, है ना।
और उपनामों की बात कर लो तो देखो, एक कर से कार्यों के उपकारक देवता भी है, गायों के मुक्तिदाता व काला व बाला के देवता है। क्लियर। और इसके अलावा मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। तो लाछा गुजरी की गायों को मेर मेणाओं से छुड़ाने और संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुए थे। जहाँ वीर गति को प्राप्त हुए तो वो स्थान आपका सुरसुरा था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो तेजाजी को जो नाग देवता ने डसा था वो स्थान आपका सेदरिया था, सेदरिया। ठीक है, जो कि आपके ब्यावर के अंदर पड़ता है। क्लियर। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वागड़ी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इस भाषा पर गुजराती का प्रभाव ज़्यादा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका दक्षिणी राजस्थान है, डूंगरपुर और प्रताप, वो आपका बांसवाड़ा, यहाँ पर आपकी वागड़ी बोली वाली जाती है। क्लियर। और यहीं पर आपका गुजरात टच होता है, तो बिल्कुल गुजरात करीब होने के कारण वागड़ी भाषा के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको गुजराती भाषा का मिलेगा। क्लियर। अब देखो, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता ही देता हूँ मैं बोलियों का आया तो, जिससे कि आपको अच्छा बेनिफिट मिल सके। देखो, अगर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में मैं बात कर लूँ ना, तो एक आपके विद्वान हुए थे एलपी तैसीतोरी। कौन थे भाई? एलपी तैसीतोरी। इनका मत था कि भाई राजस्थानी जो भाषा है इसकी उत्पत्ति शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है। कौन से अपभ्रंश से? शोर सैनी अपभ्रंश से। अब सवाल कैसे बनेगा? सवाल ये बनेगा कि विद्वान एलपी तैसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई थी? शोर सैनी अपभ्रंश से हुई। जबकि मैं बात कर लेता हूँ अब्राहम गिरियसन की। ठीक है, अब्राहम गिरियसन, इन्होंने बताया कि भाई जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई नागर अपभ्रंश से हुई। सबका मत अलग है, इसलिए अच्छे से सुनना, कंफ्यूज मत होना आप। मैंने बताया था पहले, एलपी तैसीतोरी ने बताया कि भाई शोर सैनी अपभ्रंश से, जबकि अब्राहिम गिरियसन ने बताया कि नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा देखो और एक दो मत है, उनके बारे में बात कर लेता हूँ। सुनीति कुमार चटर्जी ने बताया कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है सौराष्ट्री से हुई है, सौराष्ट्री अपभ्रंश से हुई है, अपभ्रंश। क्लियर। और एक आपके हुए थे डॉक्टर मेनारिया ने कहा कि नागर अपभ्रंश से हुई है। और डॉक्टर के एम मुंशी ने बताया भी गुजरी अपभ्रंश से हुई है। कौन सी अपभ्रंश से हुई? गुजरी अपभ्रंश से। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको मत बता दिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में बन सकते हैं। अब देखो, राजस्थान की एक बोली है निम्बाड़ी, निम्बाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो आपको याद रखना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। एक है आपकी रागड़ी, रांगड़ी। ये रांगड़ी जो बोली बोली जाती है आपकी कहाँ बोली जाती है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। और ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है ये रांगड़ी बोली आपकी, बिल्कुल आपको याद रखना। और मैं बात कर लेता हूँ पंजाबी। पंजाबी आपके उत्तरी राजस्थान, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर बोली जाती है। क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा गुजराती बोली कहाँ बोली जाती है? तो आपको याद रखना, बांसवाड़ा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बांसवाड़ा में, क्योंकि गुजरात के सबसे निकट बांसवाड़ा आपका है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा देखो, जो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, लिंग्विस्टिक। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख के दे देता हूँ आपको, ऐसा कैसा है जो आप उतार लेना। लिंग्विस्टिक सर्वे, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वाली बुक थी इनकी। तो ये वाली बुक, इसी के अंदर राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, सारे जो एग्जाम में बनने वाले हैं ना, वही मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए मानी जाती है, जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई पंचतंत्र का जो चित्रांकन है वो मारवाड़ शैली के अंदर है। मारवाड़ शैली को जोधपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर।
और जोधपुर शैली की अगर मैं बात करना चाहूँ तो जोधपुर शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है ना, आपको याद रखना, जोधपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है मानसिंह राठौड़ के काल को। ठीक है, राजा मानसिंह राठौड़ के काल को आपकी मारवाड़ शैली कह दो या जोधपुर शैली कह दो, इसका स्वर्ण काल माना जाता है। अब देखो यहाँ से सवाल कैसे बनेगा, यहाँ से अक्सर सवाल बनता है कि मारवाड़ शैली के चित्रकारों का नाम, तो वो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक तो है आपके नारायण दास, कौन से दास? नारायण दास, नारायण दास। एक है आपके बिशन दास, ठीक है, और एक है आपके अमरदास। मैंने बताया आपको नारायण दास, बिशन दास, अमरदास, और एक है आपके शिवदास। कौन से दास? शिवदास। क्लियर? मैं वापस से बताता हूँ एक बार अच्छे से आपको। नारायण दास, बिशन दास, अमरदास, शिवदास। एक है आपके रत्ना भाटी, कालू, छज्जू, नाथू और जीतमल। वापस से बता देता हूँ, देखो, कालू, छज्जू, नाथा या नाथू, और एक आपके जीतमल। ठीक है, तो ये जो सारे मैंने आपको चित्रकार बताए ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार सवाल आपका बन चुका है, वापस से रिपीट होगा कि मारवाड़ शैली के निम्न में से कौन चित्रकार है या निम्न में से कौन नहीं है। 3 ऑप्शन में दे देंगे, एक दूसरा डाल देंगे, तो आपको बिल्कुल छांटना होगा। क्लियर? अब इसके बारे में और बता देता हूँ मैं थोड़ा को, जोधपुर चित्र शैली के बारे में। तो जोधपुर शैली का जो प्रधान रंग था वो पीला था, एक तो आपको याद रखना, ये भी एग्जाम में बना हुआ सवाल है। और यहाँ का जो प्रमुख वृक्ष का जो चित्र बनाया गया था वो आम था, आम का सबसे ज़्यादा चित्र आपको मिलता है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ ना, तो देखो, इसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक तो आपका ढोला मारू, कौन सा? ढोला मारू का चित्रण भी आपकी मारवाड़ चित्र शैली में हुआ। इसके अलावा आपको याद रखना है कौन सा? काम कंदला। काम कंदला का जो चित्रण हुआ ये भी आपका क्या हुआ? तो बिल्कुल मारवाड़ शैली में हुआ। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो पापूजी राठौड़ का चित्रण, जलाल बेबुना का चित्रण, बिलावल रागिनी का चित्रण, वैली किशन रुक्मिणी का चित्रण, ये सारे जो चित्रण हुए हैं ये आपके मारवाड़ चित्र शैली में हुए। इसके अलावा प्रमुख चित्रित ग्रंथ की बात कर लूँ तो कामसूत्र, पंचतंत्र, नाथ चरित्र और रागमाला, ये प्रमुख 4 आपके ग्रंथ का जो चित्रण हुआ वो आपके कौन सी शैली में हुआ? मारवाड़ शैली के अंदर हुआ है। इसके अलावा एक फैक्ट आपको याद रखना है कि मारवाड़ शैली का स्वतंत्र विकास मालदेव के द्वारा किया गया, और मालदेव के समय जो प्रमुख चित्र था ना वो था उत्तर ध्यान। क्या था भाई? उत्तराध्ययन सूत्र। क्लियर? उत्तराध्ययन सूत्र, ये जो सूत्र है, ये जो आपको मैंने चित्र बताया है, ये चित्र आपके मालदेव का काल का है। ठीक है, जो अभी भी आपका सुरक्षित रखा हुआ है बड़ौदा संग्रहालय के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी आशापाला, शाकंभरी, नागनेची, बीजासन। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, मज़ा आया। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में बनते हैं आपके। देखो, ये जो कुल देवियों के जो सवाल होते हैं ना अक्सर एग्जाम में बनते हैं, और आज मैं आपकी सारी कुल देवी क्लियर ही करवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि करणी माता। करणी माता, करणी माता जो है आपकी याद रखना, आपको राठौड़ शासकों की आराध्य देवी है। ठीक है, कुल देवी अलग होती है, आराध्य देवी अलग होती है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ शाकंभरी माता। शाकंभरी माता जो है आपकी चौहान राजवंश की कुल देवी है। कौन सी माता? तो शाकंभरी माता आपके बिल्कुल जो सांभर और अजमेर के चौहानों की कुल देवी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ आशापुरा नाडोल, ये आशापुरा नाडोल जो है नाडोल के चौहानों की कुल देवी है। क्लियर? इसके अलावा मैं फैक्ट कर लेता हूँ, एक आशापुरा माता है पोखरण वाली जो बिस्सा जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की? बिस्सा जाति की कुल देवी है। क्लियर? इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ महोदरी आशापुरा। महोदरी आशापुरा जो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। क्लियर? इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपके उदयपुर का जो मेवाड़ राजवंश है उसकी कुल देवी तो बाण माता है। कौन सी माता? बाण माता। क्लियर? ध्यान से सुनना, सब नोट्स में लिखना आप, यही से आपको सवाल मिलेगा। ठीक है, और मैं बात कर लेता हूँ। देखो, तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ, जैसे संचय माता ओसवाल जाति की कुल देवी, ज्वाला माता खंगारोथ
राजपूतों की कुल देवी कालिका माता, चित्तौड़ के सूर्यवंशी गहलोतों की कुल देवी लटियाल माता, कल्ला जाति की कुल देवी, त्रिपुर सुंदरी पांचाल जाति की कुल देवी है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। आई माता सीरवी जाति की कुल देवी, कौन सी जाति की? सीरवी जाति की। जबकि जमुआई माता आपके जो कि कच्छावा राजवंश है उसकी कुल देवी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, देख लेते हैं। राजस्थान में 1857 के प्रथम विद्रोह का हुआ था। तो देखो मैं अक्सर आपको ये बताता हूँ, इसलिए मुझे पता होता है सवाल कहाँ से बनता है। आप कहते हो ना, मैं हर बार बताता हूँ जब भी क्रांति होती है तो मैंने कहता हूँ नसीराबाद से शुरुआत हुई थी, और तिथि भी आपको बताता हूँ 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति का स्टार्ट हुआ था नसीराबाद से। क्लियर? राजस्थान में 6 छावनियाँ थी भाई। ये 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी ये याद रखना बस आप। सबसे पहले आपको याद रखना कौन सी? नसीराबाद, नसीराबाद के बाद नीमच, फिर आपकी ब्यावर, फिर आपकी खेरपुड़ा, खेरपुड़ा, फिर आपकी एरनपुरा और फिर देवली। ये आपकी 6 सैनिक छावनियाँ थी। क्लियर? इसके अलावा मैं बात कर ले तो देखो 1857 की क्रांति में राजस्थान के अंदर सबसे व्यापक विद्रोह जो हुआ था ना वो कोटा विद्रोह हुआ था। कौन सा? कोटा विद्रोह सबसे व्यापक विद्रोह था। ठीक है, और मैं बात कर लेता हूँ ये कोटा विद्रोह कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1857 को, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने पॉलिटिकल एजेंट कल बताए थे क्लास में, रोज़ नए नए फैक्ट आपको बताता रहूँगा जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। सिद्धराज डड्डा कौन थे? तो सिद्धराज डड्डा जो थे आपके गांधीवादी और सर्वोदय नेता थे। ठीक है, आपको याद रखना। सिद्धराज डड्डा कौन थे? तो गांधीवादी और सर्वोदय नेता थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो आपका किशोर सागर तालाब जो स्थित है कहाँ स्थित है? तो सातवें का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? किशोर सागर तालाब आपका कोटा के अंदर स्थित है। बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो बडार का जो भोज रखा जाता है वो बिल्कुल आपके विवाह के अवसर पर रखा जाता है। कौन से अवसर पर? विवाह के अवसर पर आपका बडार का भोज का आयोजन किया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। तो ये रास्तापाल था। रास्तापाल कांड जो हुआ था आप सभी को बता दूं मैं, 19 जून 1947। ठीक है, कहीं मैंने 21 जून बताया होगा तो 21 जून को इनकी डेथ हुई थी, और 19 जून को कालीबाई पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। क्यों चलाई थी? तो मैंने आपको बताया था डूंगरपुर रियासत में आपके 2 व्यक्ति थे जो पाठशाला में पढ़ाई करवाते थे, यानी स्कूल में पढ़ाते थे। एक तो सेगाबाई खाट, एक नानाबाई खाट। तो वहाँ के उस समय के जो मारावाल थे उन्होंने स्कूल को बंद कराने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट का जो दल भेजा था, तो उन्होंने कहा भाई स्कूल को बंद करो, तो इन्होंने स्कूल को बंद नहीं किया था। तो नानाभाई खाट को तो इतना पीटा था कि उनकी मृत्यु हो गई। और सेगाबाई खाट, कौन सा? सेगाबाई खाट को अपनी गाड़ी के पीछे बांध कर घसीट रहे थे। तभी कालीबाई ने देखा कि मेरे गुरुजी को घसीटा जा रहा था, वो दौड़ के आई थी, दौड़ के आके आने और फिर रस्सी को काट दिया। रस्सी को काटते फिर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिससे कालीबाई की डेथ हो गई थी। ठीक है, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वृहत राजस्थान का जो उद्घाटन किया था किसने किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, देखो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आपको याद रखना। गाडगिल, गाडगिल, चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। ये क्या है सर? पहला चरण का जो उद्घाटन किया था एनवी गाडगिल, दूसरे चरण का एनवी गाडगिल, तीसरे का पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथे की मैं बात करूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। रूपाजी एवं करपाजी शहीदों का जो संबंध है किस किसान आंदोलन से? तो इसका जो मैं बात करूँ तो बेगू किसान आंदोलन से। कहाँ से? अभी बेगू किसान आंदोलन से। बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो श्री राम नारायण चौधरी ने किया था, बिल्कुल आपको याद रखना। और ये आंदोलन आपका 1921 में स्टार्ट हुआ था और 1923 में आपका समाप्त हो गया था, क्योंकि सभी मांगे उस समय जो यहाँ के ठिकानेदार थे अनूप सिंह, उन्होंने मान ली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो देख लो इसके अंदर आपका जो चौहान राजवंश से संबंधित जो ग्रंथ है उसी का संबंध सोमेश्वर से होगा। तो 12 का देखो नैणसी का तो है ही नहीं, गीत गोविंद का भी नहीं, विजय राज पृथ्वीराज विजय,
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो लेखक है वो कौन है, तो आपको बिल्कुल याद रखना, जयानक है। कौन है भाई? जयानक। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ लिखा था वो जयानक ने लिखा था। और इसी के अंदर आपके सोमेश्वर चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय के जो पिता थे उनका वर्णन आपको मिलता है। इनके कार्यकाल की मैं बात कर लूँ तो 1166 से 1177 तक था भाई। सोमेश्वर चौहान की बात कर रहा हूँ, है ना। अब बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो 13 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेराट। देखो वर्तमान बेराट जो है आपकी कोटपुतली बेरोड में है, जबकि मैं बात कर लूँ तो पुराने जीके के अनुसार जयपुर में है। लेकिन देखो कल ही एक दो बच्चों का कमेंट आया था, सर कुछ लोग कह रहे कि नया राजस्थान जीके पूछा जाएगा। तो देखो ये मसला मैं 2 मिनट में क्लियर कर लेता हूँ ना, आपके 2 मिनट लूँगा आपके कीमती समय में से। तो देखो एक बात आपको बताता हूँ, अभी जैसा हाल ही में जो बीजेपी सरकार ने एक समिति का गठन किया जो कि नए जिलों की समीक्षा करेगी। क्या करेगी भाई? ये नए जो 19 जिले हैं ना इनकी समीक्षा करेगी। तो अभी जो सरकार आई अभी इन्होंने जिले नहीं माने, तभी तो इसकी समीक्षा करेगी कि भाई जिले बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। उससे पहले आपका नया जी का कैसे आ जाएगा आप बताओ मुझे। जब सरकार ही नए जिले नहीं मान रही है तो आप नए जिले क्यों मान रहे हो? आप नए जिले का जीके क्यों पढ़ रहे हो? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, बेफिक्र रहिए आप। सारा पुराना जीके अब तक देख लो, जितने भी पेपर हुए एक क्वेश्चन आपको नए जीके का मुझे बता देना। हाँ करंट में ज़रूर बना होगा, उसकी मैं नहीं कहता हूँ, बाकी जो जीके है आपका उसमें एक भी सवाल नहीं आया। क्लियर? तो आपकी डरने की कोई बात नहीं। क्यों नहीं है? कि राजस्थान सरकार ने कोई ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक बुक जारी करी है कि नए जीके की? भाई नया भूगोल बताया है कि 50 जिले हो गए। हाँ, हरिमोहन सक्सेना की या कोई भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की या फिर राजस्थान बोर्ड की कोई नई किताब है जिसमें 50 जिले बताए? तो आप इतना क्यों डर रहे हो कि सर नया जीके पूछा जाएगा? कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब नया जीके तब पूछा जाएगा जब राजस्थान सरकार द्वारा बुक जारी की जाएगी। क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक हुई, अगर बच्चा आपत्ति लगाना चाहेगा किसी ज़िले की तो वो कहीं है ही नहीं नया ज़िला, फिर आपत्ति कैसे लगाएगा? इसलिए आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है, कहीं भी आपका नया जीके नहीं पूछा जाएगा। आप बस पुराने ज़िले जो हैं उनको अच्छे से रट लेना। 33 ज़िलों का कह रहा हूँ आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो आपको जैसा अच्छा लगे, मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल नया जीका नहीं पूछा जाएगा आपका। और अब तक के पेपर उठा के देख लेना, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो इसका जो राइट आंसर बता देता हूँ। ये 28 सिक्के आपको बेराट से मिले थे, बेराट जयपुर में है, ठीक है। अब देखो बेराट का जो उत्खनन किया था ना वो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था भाई? दयाराम साहनी। इसके अलावा एक आपके कैलाशनाथ दीक्षित है और एक आपके बैनर्जी है, ठीक है। 3 व्यक्तियों का संबंध आपकी बेराट सभ्यता से रहा है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और बौद्ध मठों का संबंध भी आपको बेराट सभ्यता से मिलेगा, ठीक है। और गोल मंदिर और भीम जी की डूंगरी, ठीक है, और बीजक की पहाड़ी, इनका संबंध भी आपकी बेराट सभ्यता से ही है। अब बढ़ते आगे। विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा देलवाड़ा में। कहाँ है भाई? देलवाड़ा में। देलवाड़ा आपका कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। और ये विमल शाह का जो मंदिर बना है किसे समर्पित है? तो ये आदिनाथ को समर्पित है। किसे समर्पित है? आदिनाथ। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राम मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो राम मालदेव का जो संबंध था वो आपके जोधपुर से था, तो छतरी भी आपकी कहाँ बनी हुई है? जोधपुर में ही बनी हुई है। 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी के बारे में कल बताया था ना मैंने अच्छे से आपको। तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? बूंदी में। इसे सभी बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है। रानी जी की जो बावड़ी है ना वो आपके गुज्जर प्रत्यार शैली में बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये आपके तबीजी अजमेर में स्थित है भाई। कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? ये आपको बताना है। तो देख लेते अपन। देखो सज्जनगढ़ ये नहीं है यार, सज्जनगढ़ तो आपके दक्षिण अरावली में पड़ती है ना, उदयपुर के अंदर, ठीक है। सज्जनगढ़ ही नहीं है। बाकी रघुनाथगढ़ भी है आपकी, बरवाड़ा भी है और बिलाली भी है, ठीक है। बिल्कुल आपको रघुनाथगढ़ सीकर में पड़ती है, बरवाड़ा जयपुर में पड़ती है, बिलाली अलवर में पड़ती है आपकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? अगला क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं अपन। 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है?
तो सबसे ज़्यादा जो बरसात आती है वो माउंट आबू, 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बरसात होती है आपके माउंट आबू में। ये स्थान की बात हो रही है। जबकि मैं ज़िले की बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त करता है राजस्थान का झालावाड़, सबसे ज़्यादा बरसात होती है झालावाड़ के अंदर। क्लियर। और स्थान के मामले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है आपके माउंट आबू के अंदर होती है। क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखना। और राजस्थान की औसत वर्षा की बात कर लूँ तो आपको याद रखना 57.51% औसत वर्षा होती है। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, अलवर में पाए जाते हैं। भाई कहाँ पाए जाते हैं? अलवर के अंदर आपके पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इको टूरिज्म नीति। कौन सी नीति? इको टूरिज्म नीति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? तो देखो, ये मेघा नदी जो है ना, मेघा नदी, यही आपकी सांबर झील में गिरती है। इसका जो नाम है वैसे मंथा है, लेकिन यहाँ मेघा लिखा हुआ आपका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। देखो, सांबर झील में जो है ना आपकी 4 नदी आती हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक तो आपकी मेघा नदी या मंथा नदी या मेंढा नदी, दूसरी रूपनगढ़, खारी और खंडेला। ये चारों ही नदियाँ अपना पानी कौन सी झील में उड़ेलती है? तो सांबर झील में उड़ेलती है। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखना, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार सवाल भी है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान की आपकी बॉर्डर है जो गुजरात से टच होती है। ठीक है। तो राजस्थान का सबसे नीचे जिला जो है ये आप पर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद जो आता है आपका कौन सा आता है? उदयपुर, उदयपुर के बाद जो आता है आपका सिरोही, सिरोही के बाद जो आता है आपका जालौर। ठीक है। सिरोही के बाद आपका जो आता है कौन सा आता? जालौर आता। ठीक है। और जालौर के बाद अगर मैं बात कर लूँ तो कौन सा जिला आएगा आपका? बाड़मेर। ठीक है। तो ये 6 जिलों की सीमा गुजरात के टच होती है। तो इसमें देख लो, कहीं प्रतापगढ़ नज़र आ रहा है कि आपको? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो प्रतापगढ़ नहीं होगा, बाकी उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तो आपका है ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 2010। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती हैं। तो 25 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल व पीली मृदा आपके अजमेर सिरोही में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अजमेर सिरोही के अंदर लाल पीली मृदा आपकी पाई जाती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल फाइनल आंसर के अनुसार मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरता है? तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, NH12। ठीक है। और जो मेरी क्लास देख रहे हैं तो NH12 का जो नया नाम क्या है कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि सभी हाईवे के नए नाम कर दिए गए। तो NH12 का आपका नया नाम क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य खनिज उत्पादन में 2014-15 में भारत में डेस स्थान पर था? तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरे स्थान पर था भाई। लेकिन मैं वर्तमान की बात कर लूँ तो तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो, खनिज भंडारण की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर, और उत्पादन मूल्य की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। भंडारण की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, और उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर, उत्पादन मूल्य के दृष्टि से 5वें स्थान पर आपका है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना। नागौरी गाय ये सुमेलित है, नाली भेड़ सुमेलित है, शेखावटी बकरी सुमेलित है, मालपुरी भैंस नहीं है भाई, मालपुरी भी आपकी भेड़ है। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का बिल्कुल
ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दोनों सवाल ही देख लेते हैं। मरुस्थल विकास कार्यक्रम केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा 75-25। 75-25 कितना है भाई? 75-25। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के आखिरी सवाल की मैं बात कर लेता हूँ। छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है, तो ये आपकी झालावाड़ में। इसके अलावा झालावाड़ में आपकी भीम सागर परियोजना भी है। कौन सी? भीम सागर परियोजना। इसके अलावा आपकी अकलेरा अकलेरा परियोजना जो है ये भी आपके कहाँ पड़ती है? झालावाड़ में पड़ती है। भीम सागर, छापी और अकलेरा, ये तीनों ही परियोजना का संबंध आपके झालावाड़ से है। क्लियर। तो आज के पेपर में बस आपके इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी साथियों को जय हिंद।